हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो है क्लास 11th जो यहाँ पे टर्म 2 है उसका मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जो है मॉडल सेट 1 की बात कर लिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ तो अभी तक आए नहीं है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से वॉच दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है मॉडल सेट 2 की बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए, चैनल पे है वहाँ पे वीडियो। तो इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पे अपना जो टर्म 2 का जो मॉडल सेट 2 है क्लास 11th केमिस्ट्री का, उसको हम लोग जो है सोल्व करते हैं। और चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब बिना किसी टाइम को गवाए हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो मॉडल सेट आपका है उसमें पूरा का पूरा 19 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सेक्शन ए बी सी है। सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका जो है 3 मार्क्स और सेक्शन सी आपका 5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए जो कि 1 मार्क्स का है उसका हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है बनाने बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला काम आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं तो फिर आप स्ट्रक्चर को नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि H2O में आपका कौन कौन सा प्रेजेंट है। हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कौन सा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये चीज़ तो आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। कैसे होता है भाई, ये तो बहुत इजी चीज़ है। आपने इस चीज़ को एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है जो कि आपके टर्म 1 में सिलेबस में था। तो सीधा सीधे अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से 1s1 लिखते हैं, जिसके कारण इसका यहाँ पे 1 होता है। वैलेंस सेल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग, ठीक। वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। देखिए ये सब चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये भी नहीं पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग पहचानते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1s2 हो जाएगा इसका, क्योंकि s में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। 1s2, फिर यहाँ पे 2s2, यहीं पे और भी अगर इसके नीचे अगर जाए यहाँ पे तो 2p कितना हो जाएगा, 8 हम लोग को कंप्लीट करना है। तो 2 4 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और p में जो है आपका मैक्सिमम कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पे 4 हम लोग भर देंगे। तो 4 तो हमारा यहाँ पे हो गया था और 4 इधर से। और इसी में हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो होता है के सेल होता है और ये दोनों जो हमारा होता है L सेल में आता है। तो जिसके कारण यहाँ पे L सेल में हमारा टोटल कितना आ गया, हमारा K में 2 आ गया, L सेल में हमारा 6 आ गया, जिसके कारण यही हमारा वैलेंस सेल है। तो जिसके कारण यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। तो जिसके कारण ही यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको जो है स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करने वाला है। कैसे बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर, सबसे पहले हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा दिया जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। वहीं पे अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसको हमने थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने डॉट से दिया है तो इसको हमने क्या किया है, क्रॉस से दे दिया, ताकि थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे पता चले। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है डिफरेंस, यहाँ पे क्रॉस, बेसिकली इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसमें 6 जो है क्रॉस को लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से, 2 4 और इधर 6। अब इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो हमेशा जो होता है कोई भी बेसिकली हम कंपाउंड बोले या फिर मॉलिक्यूल बोले तो हमेशा जो चाहता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, अपने एनर्जी को बढ़ाना चाहता है बेसिकली, ठीक है, ताकि वो बॉन्ड किसी के साथ बना सके शेयरिंग के बाद और वहाँ पे वो ऑक्टेट पूरा कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है। वहीं पे हाइड्रोजन को बेसिकली हाइड्रोजन आपका जो है थोड़ा इधर हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शन में आ जाता है जिसको डुप्लेट। तो बेसिकली मेन तो हमारा ऑक्टेट, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोग मेन चीज़ को हम लोग देखें तो ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक टाइप का भी हम लोग होता है कि जिसको डुप्लेट होता है, किसी हो गया जिसको 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेगा तभी वहाँ पे अपना डुप्लेट करके अपना कर लेगा काम, ठीक है।
तो उसी के चलते यहाँ पे क्या किया है, देख सकते हैं हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ऑक्सीजन भी का बोला कि लो भाई एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, हम दोनों साझेदारी कर लेते हैं, मतलब दोस्ती कर लेते हैं और यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेते हैं, ये चीज़ बोला गया। तो वहीं पे एक क्या किया है, कुछ इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, इधर से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके, और इधर से आपका जो ऑक्सीजन का जो है 8 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं यहाँ पे, 2 इधर से 4, 2 6, 2 8 कंप्लीट हो गया। तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बेसिकली इसको पॉइंट से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिखाया। बेसिकली ये आपका कुछ इस तरीके से है, हम लोग ऑक्सीजन पे यहाँ पे दिखा सकते हैं, हम लोग इस तरीके से भी इसमें लोन पेयर जो होता है यहाँ पे बन जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ जो है प्रॉपर्टीज आपका केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, तो जिसमें क्या होता है बॉन्ड एंगल वगैरह यहाँ पे थोड़ा जो है लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेन होने के कारण यहाँ पे उसके। तो यहाँ पे हम लोग और चीज़ की भी बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सीधी बात करें कि H2O का यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 लोन पेयर कुछ इस तरीके से दिखा दिए, तो वही हमने यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो क्या चीज़ में दिखाया, क्रॉस में दिखाया। तो बस यही चीज़ आपको बनाना था। सबसे पहले देखिए, कुछ भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया जाए, सबसे पहले आपको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसका कितना और ऑक्टेट में उसको कितना कम पड़ रहा है, इतना आप जान गए। बस आपको कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ का अगर दे दे तो आप आसानी से जो है बना दोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर है कि इसमें पूछा गया था कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम कि अ सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी विथ द सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब वह सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, ना कि मास का होता है और ना ही एनर्जी का होता है, कहाँ पे, सराउंडिंग में। तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो गया जो अगर सराउंडिंग में अपना मास भी जो है नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली एक्सचेंज, और ना ही उसका एनर्जी कर रहा है। जैसे कि एक बात करें अगर थर्मस की बात करें, जो हमारा होता है आइसोलेटेड थर्मस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग रखते हैं तो हमेशा वो गर्म ही रहेगा बहुत लंबे समय तक। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कभी मतलब नहीं होगा, लेकिन रहेगा बहुत समय तक रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ना ही वहाँ पे मास उसका जो चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए उसमें कोई भी लिक्विड रखा हुआ है तो वो क्या हो रहा है, बार बार जो है वेपर बन के जा रहा है और फिर वापस आपका वहाँ पे लिक्विड बन के वापस आ जा रहा है, बेसिकली वाटर बन के, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे बराबर चलता रहता है। तो वही चीज़ है, सीधी बात है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें कोई भी मास का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग में नहीं होता है। सीधी बात यही याद रखना है, उसी को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बस इतना याद रख लिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 में भी एक चीज़ देखा था, आप लोगों को वहाँ पर भी बताए थे जो लोग देखे होंगे। तो राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहाँ पे जो है ग्रुप 14 या 13 का दिया था, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने वहाँ पे बता भी दिया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पी ब्लॉक एलिमेंट का है वो आपका क्या होता है, NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक होता है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे मैंने बताया भी था आप लोगों को, क्योंकि ग्रुप 13 से लेकर आपका 18 तक जाता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो वहाँ से हमारा जो है क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट का ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर तो हम लोग हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज करने में काम आता है। बेसिकली ज़्यादातर तो हम लोग उसको इंक्रीज में ही काम कर मतलब लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वही है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट में कैटलिस्ट का क्या जो यहाँ पे है इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल एक्सटेंट। अगर जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैटलिस्ट का भी अगर यूज किया जाए तो वो जो क्या करता है, जैसे कि हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वही चीज़ है कि जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्सटेंट वहाँ पे जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, इक्वल दिखाता है। दैट इज इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, जिसके कारण वहाँ पे इक्विलिब्रियम, जब देखिए जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी सेम रहेगा, आपका बैकवर्ड रिएक्शन भी सेम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, बेसिकली रिमेन सेम रह जाएगा। तो इसी कारण से कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतना आप लोगों को थोड़ा बताया, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो भी आपको जो 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आप लिखोगे
तो हो सकता है फुल में फुल 1 मार्क्स मिलने का चांस रहे, और अगर इतना आप लोग लिखते हो तो कुछ पॉइंट में भी आपको नंबर दे सकता है, कुछ भी बात हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोग को जो है पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में कर दिया, ताकि आप अच्छे से जो है वहाँ पे क्वेश्चन में जो उसका आंसर लिख के आओगे। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दिए। बहुत मेहनत लगता है इस तरह के PDF बनाने में, खुद से यहाँ पे टाइप करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लग जाता है, तो थोड़ा वीडियो के लिए थोड़ा लाइक किया कीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगले वीडियो पर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आते हैं। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पे जो आपको डिफाइन करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, तो होता है कि द एलिमेंट विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, वैसा एलिमेंट जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है एंड ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट, लेकिन दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। सीधा सीधी बात है, जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बोला जाए तो वह क्या होता है, खुद क्या हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन दूसरा को ऑक्सीडाइज कर देगा। वहीं पे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। वहीं पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट का बात किया जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरा को रिड्यूस कर देता है। बस यहीं से आपको रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। थोड़ा सा बस डिफरेंसेस में ये चीज़ है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात किया गया, एग्जाम्पल आपका दिया गया है 2 mg + O2 2 mgO, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है खुद को यहाँ पे रिड्यूस कर दे रहा है, लेकिन मैग्नीशियम को यहाँ पे ऑक्सीजन डाल के यहाँ पे क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे साथ ही साथ हमने दे दिया। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, बेसिकली इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, नाम तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम लोग उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सारा चीज़ मैंने कर भी दिया। राइट IUPAC नेम ऑफ, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है इसका हम लोगों को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा, बेसिकली देखने को मिल रहा है ये चीज़ कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पे ANE हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अल्केन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे कि किधर से कार्बन चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन मतलब आता है। तो आप लोग इस चीज़ को चारों तरफ से कोशिश कीजिएगा। तो मैंने जब इस चीज़ को चारों तरफ से देखा तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन बना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया। ये चीज़ इसको अच्छे से दिखा देते हैं, थोड़ा कुछ इधर से गया, इधर से आया, यहाँ पे आप लोग देखिए इधर से, और ये चीज़ हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो कि 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे हमारा बना। ठीक है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो हेक्सेन यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे बना, लेकिन इसमें क्या देखें कि दूसरा पोजीशन पर जो है यहाँ पे मिथाइल आया और चौथा पोजीशन पे भी हमारा मिथाइल आया। तो जब 2 मिथाइल आ गया सेम यहाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई। अगर 3 सेम आता तो ट्राई, 4 आता तो टेट्रा। ठीक है, तो 2 के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डाई यूज किया। तो डाई किसके किसके पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे। तो इसको हम लोग क्या किया, 2,4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन का चेन है, तो उसको क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो यही आपका जो है राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो गया, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आपको एग्जाम में इसी तरीके से इसको सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद आराम से आप जो है नंबरिंग कर दीजिए, उसके बाद आंसर आप आसानी से लिखिए। नंबरिंग से यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको देखिए, इस तरीके से आप लोग जो है इसको यहाँ पे अपना कोई भी कलर या फिर जो भी पेन आप लोग यूज करोगे, जिससे आपको करना है उससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कलरफुल यूज करोगे तो अच्छा थोड़ा आपका इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि क्लास 12th में तो आपको ज़्यादा इंप्रेशन बनाना है। तो अभी से ही थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए कि कलरफुल यूज करें। बेसिकली कलरफुल में यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रेड, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कमेंट में कि सर क्या हम लोग यूज करें। तो ब्लैक ब्लू हम लोग तो अधिकतर जिस टाइम आप लोग के टाइम पढ़ते थे तो उस टाइम हम लोग ब्लैक ब्लू ही ज़्यादा यूज करते थे। ठीक है, तो आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हो, या तो यूज करने का चाहे तो आप लोग पेंसिल भी यूज कर सकते हो, पेंसिल से आप लोग जो है उसको यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया IUPAC नेम वाला। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। pH वैल्यू पूछा है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 298 केल्विन पर। 298 केल्विन को आप लोग जो है डिग्री सेल्सियस में कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली अगर कहें तो हम लोग जैसा कि क्या जानते हैं, pH का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि pH इक्वल टू होता है -log H+। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने जो इक्विलिब्रियम का आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया है उसको आप लोग देखिएगा, उसका पूरा का पूरा चैप्टर आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन से हम करवा दिए, उसको आप लोग देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको आप लोग एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चन से आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो उसको आप लोग देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम लोग जानते हैं pH का जो फॉर्मूला होता है -log H+ होता है, तो हम लोग जान गए। अब जैसा कि ये चीज़ भी पता है कि 298 केल्विन पर जो H+ का कंसंट्रेशन होता है 1 × 10⁻⁻⁷ मोलर बेसिकली होता है।
तो जिसके कारण यहाँ पे जब इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपका जो pH इक्वल टू 7 आएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि न्यूट्रलिटी को इंडिकेट करता है। तो सीधा सीधे बात था इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम लोग देखें 298 केल्विन पर pH अगर देखें तो pH इक्वल टू 7 आपका जो हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल के लिए। अगर pH का वैल्यू अगर 7 से कम आएगा तो आपका वहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा अगर आता तो आपका बेसिक, लेकिन 7 के बराबर अगर आता है pH का वैल्यू तो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन को दिखाता। तो कुछ इस तरीके से pH बराबर 7 इसका हो जाएगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। तो सेक्शन ए में किसी को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है कुछ मतलब आंसर देने का, है ना। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। तो सेक्शन बी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब हम लोग जो है कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया है कि सिस्टम एब्जॉर्ब 701 मतलब 701 जूल ऑफ हीट एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय इट। कोई एक सिस्टम है जो 701 जूल हीट को जो एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे 394 जूल वर्क जो है डन करता है। ठीक है, बाय इट यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा इस तरीके से। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हो रहा है सिस्टम में, वो चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया गया उसको आपको सबसे पहले लिख लेना। तो हम लोगों को क्या क्या दिया गया है यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जिसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे, वो कितना दिया है 701 जूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम जो है Q आपका 701 जूल दिया है। वहीं पे आपका जो है वर्क डन बाय द सिस्टम जो W आपका हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। ये आपका 394 जूल दिया गया, लेकिन इसको हम लोग 394 जूल क्वेश्चन में तो दिया गया, लेकिन हम लोग इसको 394 जूल नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो है माइनस आपका जो वर्क डन यहाँ पे बेसिकली कैसे माइनस 394 जूल आपका ये चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू जब आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 394 जूल नहीं बल्कि माइनस 394 जूल करना होगा। ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टीज है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आपका डेल्टा यू दिया है। बेसिकली हम लोग इंटरनल एनर्जी, आपका जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ जब उसका चेंज आएगा तो चेंज को हम लोग किससे करें, डेल्टा, वहाँ पे साइन लगा देना बस सामने, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग आसानी से देखिए, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर लोगे। तो आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कोई कमेंट में बताइएगा आप लोग, अगर आपको अच्छे तरीके से पता है तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या होता है कि डेल्टा यू जो होता है Q प्लस W होता है। डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W होता है। अब हम लोगों को क्या पता है, Q का वैल्यू भी पता है, W का वैल्यू भी पता है, तो डेल्टा यू हम लोग नहीं निकालेंगे, अरे भाई आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे डेल्टा यू हमारा हो गया Q प्लस W। अब Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा कितना है 701 जूल है, और W का वैल्यू प्लस में, और यहाँ कुछ इस तरीके से इसको माइनस 394 जूल लेंगे कुछ इस तरीके से। जब इससे यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे खुलेगा तो कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा 701 माइनस 394 जूल कुछ इस तरीके से, और ओवरऑल आपका 307 जूल जो है आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, सारा यहाँ पे वैल्यू बस पुट करना है आपको, मैथमेटिकल टर्म है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आने लायक भी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से जो आपका जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल क्या था, इसमें आपको जो है सिर्फ क्या करना था, आपको फॉर्मूला पुट करना था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला था कि सिस्टम जो है 701 जूल हीट जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कोई भी चीज़ वर्क डन होगा तो वहाँ पे हीट तो एब्जॉर्ब होगा ही, हीट अगर लेगा तभी तो वहाँ पे होगा ना। और वहीं पे 394 जूल वर्क डन जो है हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपका सिस्टम का, वो चीज़ कैलकुलेट करने बोला था। तो जैसा कि हमको पता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, 701 जूल आ गया। और यहाँ पे सिस्टम जो है 394, उसको हम माइनस मिलेंगे तो माइनस 394 जूल डेल्टा यू बोला था। और अगर हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, और कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया, 307 जूल आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, थोड़ा शेयर किया कीजिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही इजी है।
फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक का है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, तो आपने पढ़ा होगा किस तरीके से पाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से सिग्मा कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बेसिकली बॉन्ड में वहाँ पे देखते हैं। तो वही चीज़ है कि फाइंड करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड को, मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दिया है जिसमें C2H4 है और C2H2 है, ठीक है। C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन बोलते हैं, ठीक है। CnH2n में उसको आप लोग लगाइएगा। देखिए C2H4 हमारा कैसे आया, मान लीजिए जो हमारा अल्कीन होता है, अल्कीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का अपने 10th क्लास में, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, हमेशा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने तो पढ़ा होगा वहाँ पे, और वहाँ पे क्या आपने 11th क्लास में भी चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाता है, CH2 होता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब 2 रखते हैं इसका वैल्यू तो क्या हो जाता है C2, और यहाँ पे H 2 गुना 2, तो कुछ इस तरीके से इक्वल टू हमारा C2H4। ये चीज़ आपको पता है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन, बेसिकली अल्कीन का कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इथीन हो गया। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले C2H4 का जो है स्ट्रक्चर बना लिया, तो कार्बन इधर, इधर डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को लगा देना है। अब जैसा कि आपको पता है एक कॉन्सेप्ट, अगर पाई और आपको जो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में जो होता है एक सिग्मा होता है, वहीं पर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो एक उसमें सिग्मा होता है बीच वाला, बाकी दोनों क्या होते हैं, पाई होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, जहाँ जहाँ जैसा बॉन्ड है वहाँ पहुँच देख लीजिए, कैलकुलेट करके आंसर कर दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, और जैसा कि आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे एक सिग्मा हो गया और यहाँ पे पाई हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया, तो हमने 5 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया है। पाई यहाँ पे कितना है, पाई जैसा कि डबल बॉन्ड एक ही है तो वहाँ पे पाई एक ही प्रेजेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 हो गया। कितना ईजी था, आप आसानी से इस चीज़ को कर ले रहे हैं। आप लोग जो है एक कैलकुलेट कीजिएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे दे देते हैं कंपाउंड, यहाँ हम भी अल्कीन वाला ही कंपाउंड देते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें जो है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड एक और दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे दे देते हैं दूसरा, ठीक है। इसमें आप लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे C2H2 हमारा क्या होता है, अल्काइन का होता है बेसिकली। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका जो यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं, C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अब क्या है, सिंगल बॉन्ड के जगह पे हम लोग सिंगल बॉन्ड, आपको जैसा कि अभी बताएं एक सिग्मा होता है, इधर भी एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इधर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। वहीं पे अगर बात किया जाए पाई बॉन्ड की तो 1 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे हमारा हो गया। कितना इजी था, आसानी से कर लीजिएगा। अब आप लोग एक ट्रिपल बॉन्ड पर भी यहाँ पे आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। वीडियो देखते हो तो कमेंट भी किया करो आप लोग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर इसका हम लोग बनाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, एक यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यही दो आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट आर लेविस एसिड्स एंड बेसेस। लेविस एसिड और लेविस बेसेस क्या होते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रत्येक के लिए एक एक एग्जांपल आपको जो है देना है। तो लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड देख सकते हैं हम यहाँ पे, द केमिकल स्पीसीज विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड लेविस एसिड्स। क्या मतलब हुआ कि वह केमिकल स्पीसीज जिसमें क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है प्रेजेंट, मतलब कोई भी खाली ऑर्बिटल, जैसे कि s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, तो जिसमें मान लीजिए p ऑर्बिटल खाली है, s ऑर्बिटल कुछ भी खाली, वहाँ पे उसका एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ, और जो एबल होता है मतलब वह सक्षम होता है कि वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले।
जहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिकली इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप लोग समझे ना, उस तरीके से यहाँ पे, तो उस तरीके से हम लोग समझे। तो जिसके पास यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, और जो एबल होता है एक्सेप्ट करने को इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी हो तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और वो कैसे कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। जैसे कि बात किया जाए H+, ठीक है, H+ यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है चला गया है, तो अगर कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। वहीं पे और भी एग्जांपल K+, Mg2+, Bf3+, देखिए Bf3+ में कुछ इस तरीके से इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो Bf3 इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से वैकेंट होते हैं। तो वैकेंट होने के कारण क्या होता है, इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लेविस एसिड्स कहलाते हैं। और भी एग्जांपल है जैसे AlCl3 हो गया, Br2 हो गया। तो ये कॉमन एग्जांपल है जो कि एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लेविस बेस की बात करते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग कर देंगे तो वो लेविस बेस कहलाएगा। इसमें क्या होगा, केमिकल स्पीसीज विच आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या करता है, डोनेट कर सकता है। मतलब जो लेविस एसिड था वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लेविस बेस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर देता है, और उसी को हम लोग लेविस बेसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए एग्जांपल की, OH- हो गया, यहाँ पे आपका H2O हो गया, NH3 हो गया, SO4 2- हो गया। बेसिकली ऊपर लिखना था लेकिन इस यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं H- आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है, अगर OH के पास यहाँ पे देखें, OH कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें माइनस, मतलब ये यहाँ पे क्या है, यह जो है इसके पास एक्स्ट्रा है, तो यह इस चीज़ को देने लायक है, मतलब कोई इसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो देगा वहाँ पे सीधी बात यही चीज़ है कि जो दे रहा है यहाँ पे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वह क्या होता है, लेविस बेस होता है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है जिसके पास इम्प्योरिटी ऑर्बिटल है वह लेविस एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे है कि फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, बी नंबर यहाँ पे है कि इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सी नंबर हमारा यहाँ पे बेसिकली है यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि वैसा एलिमेंट, इसमें ये चीज़ आपको जो है सीधा आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी से जो ये चीज़ बता दीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि वह एलिमेंट का नाम बताना है ग्रुप 14 में जो जिसमें यह जो है मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है, या फिर जिसमें यह कॉमनली फाउंड होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे बेसिकली जिसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं। तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड आपका जो है वो कार्बन ही बनाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कार्बन लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। ये सीधी क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद ही रखना पड़ेगा, है ना। फिर सेमीकंडक्टर के जैसा जिसको यूज किया जाता है उसमें सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, ये चीज़ आपका NCERT में भी पढ़िएगा तो आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आने लगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि पिछले आप लोग जो है आप लोग प्रीवियस ईयर को भी देखिएगा तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या पूछा गया कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ उसको जो है समझाना है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आर कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज जो है साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है। मतलब कोई भी एक स्पीसीज है वो साथ ही साथ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो जाए, उसी को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल में हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 3Cl2 NaOH के साथ, सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिकली Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट किया तो NaCl NaClO3 और H2O बनाया, इसको हमने बैलेंस किया तो क्लोरीन यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा दिए, NaOH यहाँ पे 6 लगा दिए और NaCl यहाँ पे 5, NaClO3 तो हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड है और कुछ इस तरीके से H2O के पास 3 लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है सबसे पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, वहीं पे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। तो यहाँ पे आपको देखने से नहीं पता चल रहा है
कि क्लोरीन 0 से यहाँ पे सबसे पहले -1 में जा रहा है, जहाँ पे रिडक्शन दिखाई दे रहा है, और वहीं पे जो आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन 0 से यहाँ पे बेसिकली ये आपका +5 में जा रहा है, और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन, तो एक ही एलिमेंट है, क्लोरीन ही है, यहाँ पे दो तरीके से काम कर रहा है, एक हमारा रिडक्शन काम कर रहा है, एक हमारा ऑक्सीडेशन काम कर रहा है। तो बेसिकली आपको तो पता है कि इंक्रीज जब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है। कैसे भी याद रख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो यही आपका एग्जांपल हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सीधा सीधी बात है, कोई भी एक स्पीसीज है, यहाँ पे आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको यहाँ पे मस्ट हो जाता है कैलकुलेट करना। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तो वहाँ से कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये बात हो गया। तो इसी को हम लोग जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों यहाँ पे आ जाए, वन स्पीसीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप एग्जाम में अगर आता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है। तो मैंने इस चीज़ को डायरेक्टली आपको कर दिया, अब एनसीईआरटी में भी इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये डायरेक्ट वहाँ पे दिया गया, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं किया है, मॉडल सेट 1 में भी मैंने ये चीज़ नहीं किया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरीके का कन्वर्जन अगर बोले तो उसमें आपको थोड़ा लैंग्वेज भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको मैं समझा देता हूँ एक बार, आप लोग उस तरीके से लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल बेंजीन। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। मतलब बोला है कि हम लोग जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से हम लोग बेंजीन कैसे बनाएंगे, इथाइल बेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन से हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करते हैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ, 332 से लेकर 333 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तब यहाँ पे ये जो है नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है रिएक्शन लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा लैंग्वेज लिख देना ताकि आपको अच्छे तरीके से मार्क्स जो है मिल सके। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कॉन्क HNO3 एंड बेसिकली कंसनट्रेटेड, हम लोग बोल सकते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया कंसनट्रेटेड H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, विथ, ठीक है, विथ हम लोग बोल सकते हैं एट भी बोल सकते हैं, एट टेम्परेचर 332 से लेकर ये चीज़ आपको कर देना है। तो यह जो है इट कन्वर्ट्स बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से आप जो है लैंग्वेज अपने से बना सकते हो इस चीज़ को। तो ये आपका जो है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का हो गया। देखिए लैंग्वेज आप बना लीजिएगा ना, तो लैंग्वेज से आपका जो है नंबर जो है फुल में फुल मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कुछ मार्क्स कटे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मतलब अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, वहाँ पे फुल में फुल मिलने के चांस रहेंगे। तो ठीक है, तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे बेंजीन से क्लोर, और बेसिकली ये चीज़ जो है वही नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड जो है उसमें बोला है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेसिकली क्लोरीनेशन, इसको हम लोग हेलोजिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन को जब रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यह चेंज कर दे रहा है क्लोरोबेंजीन में, जिसमें यहाँ पे रिएक्शन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। बस आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके पहले थोड़ा यहाँ पे क्या कर देना है, लैंग्वेज लिख देना है, बस काम हो गया। तो ये हमारा हो गया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आगे अब देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन से हमको जो है बनाना है इथाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से इथाइल बेंजीन हम लोगों को बनाना है। तो बेंजीन से इथाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन को जब हम लोग C2H5Cl को क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तब यह जो इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए यही चीज़ है, इसी चीज़ को यहाँ पे बॉन्ड लाइन से दिखा दिए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बेंजीन हम लोग इसको रिंग से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, तो इसी को जो है कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे बेंजीन से हमारा इथाइल बेंजीन भी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देख लिया। तो और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि डिस्कस द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें BSc-PR थ्योरी के आधार पे बोला था। बेसिकली थोड़ा बहुत तो यहाँ पे जो है दोनों सेम होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दोनों थ्योरी में होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्कस करना है ज्योमेट्री को भी और शेप को भी, किसका H2O का, वाटर का, NH3 अमोनिया का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से किसका, मतलब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के
कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे बता दे रहे हैं उसी तरीके से आपको लिख के आना है, आप आसानी से वहाँ पे इजीली तरीके से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जो है H2O का कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो H2O में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फिर से हम लोग यहाँ पे देखे थे, जिस तरह ऊपर में देखे थे, हाइड्रोजन के जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, कुछ इस तरीके से लिख भी दिया मैंने। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो कुछ इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2,6 हो जाएगा ना, 4 और 2 6, तो कुछ इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब इसको अगर ऑर्बिटल से यहाँ पे बनाए हम लोग कुछ इस तरीके से, तो ऑक्सीजन का देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है दोनों में कुछ इस तरीके से इसका जो है H2 तो यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि वैलेंस हमेशा देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। हमेशा जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हमारा जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो यही हमारा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ पे बैलेंस में 2s2 और 2p, तो s के लिए हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, कुछ इस तरीके से s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल हो गया। इसमें देख सकते हैं एक ही होता है, इसमें 3 यहाँ पे जो है ऑर्बिटल्स का बेसिकली कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबसेल बेसिकली हो गया, यहाँ पे हो जाता है। और एक सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, s के लिए, और p के लिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तो हमारा s में चला जाएगा कुछ इस तरीके से, 6 यहाँ पे जाएगा, तो उसमें से 6 में हमारा यहाँ पे क्या बट रहा है, देखिए 6 हमारा कैसे आया, 2,4। ठीक है, तो 2 तो हमारा यहाँ पे चला गया, अब बचा 4। तो सबसे पहले आपको जो है कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे भरेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर इसको उल्टा करके यहाँ पे भर देंगे। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे जो है मैंने दिखाने के लिए इस तरीके से किया, लेकिन ज़्यादातर आप इस तरीके से अगर भरोगे, जैसे कि एक यहाँ पे ऑर्बिट है इस तरीके से, तो एक हाफ टाइप का इस तरीके से भरना है। अगर 2 आता है तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे भी भर सकते हैं, ऐसे भी भरोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिया। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पे H2O की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो H2 यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल यहाँ पे अगर खाली रहे, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो उसमें हम लोग अगर बना देंगे तो ये काम हो जाएगा। जिससे देखिए अदर यहाँ पे अगर कुछ दूसरा रहता तो उसमें आपको एक्साइटेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमको 2 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए यहाँ पे पहले से जो है 2 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसमें हमको एक्साइटेशन करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे एक्साइट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बेसिकली इसको हम लोग यहाँ से यहाँ भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 तो आपको ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप क्यों वहाँ पे कर रहे हो एक्साइटेशन, है ना। तो ये चीज़ को आपको याद रखना। अब डायरेक्ट आपको वहाँ पे मिक्स कीजिए, तो यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग, यहाँ पे जब इस चीज़ को हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड क्या होता है, आप मिक्सिंग करेंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो हाइब्रिड कर यहाँ पे बनेगा, जब मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आ गया, और जब इसका यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया। अब जो है अगर यहाँ पे H2O का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अपना p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होता है, इस तरीके से हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, तो ये अपना लगाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये देगा, एक ये देगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे p का है, यहाँ पे s का है, तो एक इसका हो गया s के लिए, एक हो गया p के लिए, यहाँ पे दूसरे के लिए देखें एक p के लिए, एक यहाँ पे s के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर इधर हम लोग लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे सारा लिख दिए, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब 2 यहाँ पे जो है लोन पेयर देख सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे बच जा रहा है, जिसके कारण एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, और इसको आप लोग देखिएगा तो कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप का देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे अगर हम लोग मिला दें इस चीज़ को आपको दिखाएं तो एक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण इसका जो ज्योमेट्री तो आपका हो जाएगा वो आपका इरेगुलर टेट्राहेड्रल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। वहीं पे अगर शेप की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, जब इसको ओवरऑल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ये चीज़ को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें इसका बॉन्ड एंगल जो है आपका 104.5 डिग्री है, और इसका बॉन्ड लेंथ जो है आपका 95.7 पिकोमीटर है। तो कुछ इस तरीके से यह स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है बेसिकली क्या होगा, शेप ज्योमेट्री तो आपका होगा इरेगुलर टेट्राहेड्रल, वहीं पे अगर शेप की बात की जाए तो भी शेप और बेंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप था H2O का। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, NH3, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, NH3 के लिए भी सेम कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब हम लोग NH3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो H तो हमारा 1s2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 1s1 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इसको 1s1 हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा,
थोड़ा बहुत मिसप्रिंट यहाँ पे हो जाता तो मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे मैं गलत बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है 1 कर देना है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 कर देना है, वहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का बेसिकली नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से 7 होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 हो गया, तो मतलब 2s2 2p3। हम लोग तो यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये NH3 का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन का कुछ इस तरीके से, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन का देखा था तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आया था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका जो है p में 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ चल जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और 2p का आपका जो है दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें भी आप लोग फिर से यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है H, यहाँ पे 3 H प्रेजेंट है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, तो 3 अनपेयर्ड भी पहले से ही प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी एक्साइटेशन करने का जरूरत नहीं है। तो जिसके कारण यहाँ पे मिक्सिंग जब हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो जब इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कैसे होगा sp3, बहुत लोग पूछेंगे कैसे होगा, तो S का यहाँ पे भाई देख लो, यहाँ पे S का यहाँ पे कितना है, एक ही यहाँ पे प्रेजेंट है, और P का यहाँ 3 है, तो इन सभी को मिक्स हम लोग कर दे रहे हैं। वैसे अगर अलग से देखते तो ये S था हमारा, ये हमारा P था, तो P में तो यहाँ पे 3 था, बेसिकली PX रहता है, PY रहता है, PZ रहता है, ये सब आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ लिया होगा। तो कुछ इस तरीके से मिक्सिंग करने पर यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, और 3 H यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ये भी एकदम H2O की तरह ही दिख रहा होगा, सिर्फ उसमें 2 ही हाइड्रोजन था, इसमें यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर बढ़ रहा है। इसको भी आप लोग देखिएगा तो यह भी जो है टेट्राहेड्रल की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से अगर देखें कुछ इस तरीके, यहाँ भी टेट्राहेड्रल ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर दिखा दें इसको, समझ गए इस चीज़ को, यहाँ पे इसका अगर देखें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग लोन पेयर से भी नाइट्रोजन के ऊपर, देखिए इसको हम बना देते हैं अच्छे तरीके से, इसको कहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर N, इधर H आ गया, इधर H आ गया, इधर भी H आ गया, इसको हम लोग ऐसे करके भी बना सकते थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सेम, इसका यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 107 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो काम हम लोग का था वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना है, डिस्कस तो हम लोग कर लिए, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल और शेप इसका पिरामिडल होगा। देखिए यहाँ पे जो है इसका देखिए पिरामिड टाइप का यहाँ पे बन जा रहा है, बेसिकली यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको, और इस तरीके से यहाँ पे पिरामिड के तरह यहाँ पे जो है पिरामिड कैसे बनाता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से पिरामिड की तरह यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो शेप तो इसका पिरामिडल हो गया, और ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसमें हमने H2O और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लिया, ज्योमेट्री और शेप, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक हाइब्रिडाइजेशन पर, या आपका जो है VSEPR थ्योरी, बेसिकली यही चीज़ है, कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत है। तो VSEPR पर भी हमने वहाँ पे बताया था पिछले क्वेश्चन में, मतलब बेसिकली पिछले सेट में, ठीक है, सेट 1 में। सेट 1 आपने नहीं देखा है तो सेट 1 आप जाइए देखिए, इसके भी आपको इंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और मेन तो चीज़ है चैनल पे भी मतलब वहाँ पे देखने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। यार वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब चैनल को आप लोग जरूर कर लो, ठीक है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो के लिए। अब यहाँ पे जो है सेक्शन सी की ओर हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, अब सेक्शन बी भी हम लोग कंप्लीट कर दिए, अब हमारा सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन सी को यहाँ पे जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे मैंने सारा रिएक्शन का जो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर साथ में कर दिया। आपके पास मॉडल सेट होगा तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग इसका यहाँ पे कैलकुलेट मतलब रिएक्शन इसका जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे इथिन दिया, उसको H2 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराया गया है। PTPDNI मतलब प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया गया है। तो जब इस चीज़ का यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर इस तरीके का है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक बॉन्ड इसके लिए, एक बॉन्ड इसके लिए लगा दो, और कहीं भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। सीधा सीधी बात है, ये हमारा इथेन में चेंज हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमारा अल्कीन में था, अब हमारा ये अल्केन में चेंज हो गया। मतलब इथिन था, इथिन से हमारा इथेन बन गया। बस यही था इसमें करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड और सोडियम का यूज किया गया। मतलब इसका 2 टाइम्स यहाँ पे है, और ड्राई ईथर। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि रिएक्शन क्या है,
नेम रिएक्शन है ये बेसिकली। क्या नाम है इसका, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका नाम है उर्ज रिएक्शन, बेसिकली मैं ही बता दे रहा हूँ। उर्ज रिएक्शन है, क्या होता है इसमें कि अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई ईथर सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमारा यह किस में चेंज होता है, अल्केन में चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ब्रोमोमीथेन आपका यहाँ भी दोनों हम लोग लिख लें। दो यहाँ पे पार्ट उसका जो है यूज होता है, दो सोडियम भी हुआ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इथेन बना लिया। ठीक है, मीथेन से यहाँ पे बेसिकली इथेन बना, दोनों इसका देखिए इसका जो है दोनों को मिला दिया गया और इसमें यहाँ से ये चीज़ जो है बेसिकली बाहर हो गया। इसको मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, CH3 इधर से और CH3 इधर से, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो दो CH3 मिलकर यहाँ पे इथेन हो गया। और अगले कलर से अगर हम इस चीज़ को दिखा दें तो यहाँ पे आ जाएगा इधर कुछ इस तरीके से 2NaBr, जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो बस यही चीज़ करना था। उर्ज रिएक्शन है, आप लोग उर्ज रिएक्शन भी अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हो। अगला जो यहाँ पे रिएक्शन बोला था उसमें यहाँ पे अल्कीन था, बेसिकली यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन था, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया गया है। तो एक चीज़ तो आपको पता है, अल्कीन यहाँ पे जब HX बेसिकली यहाँ पे ये हमारा किस टाइप का है, HX के टाइप का है, जहाँ पे X में हमारा Cl है, Br भी रह सकता था। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको पता है, अगर अल्कीन यहाँ पे सिमेट्रिकल रहता, अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल अल्कीन, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं, दोनों तरफ से अगर सेम है, इसको बीच से अगर कट कीजिएगा ना, देख लीजिए इसको अगर यहाँ से अगर हम लोग कट कर देते हैं और अगर मान लीजिए मिरर लगा देते हैं तो इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, दोनों तरफ, तो वो हमारा सिमेट्रिकल होगा। लेकिन इसमें अगर लगाएंगे, कहीं भी अगर इसमें लगाएंगे, देखिए इधर अलग हो जा रहा है, इधर अलग हो जाए, तो इस तरीके का क्या बोलते हैं उसको, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहे आपका और उसमें HX का जो है वहाँ पे रिएक्शन करवाया जाए, तो हमेशा आपको जो है क्या लगाना है, मार्कोनी-कॉब रूल लगाना है। ठीक है, मार्कोनी-कॉब रूल क्या होता है, कमेंट में इस चीज़ को बताओ यार, इस चीज़ को बताओ, मैं यहाँ पे आंसर इसका डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो क्या होता है मार्कोनी-कॉब रूल, वेरी गुड। मार्कोनी-कॉब रूल क्या होता है, यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए लगता है जिसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे जाके लगता है, और पॉजिटिव पार्ट जो होता है कहाँ पे लगता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो HCl में बेसिकली रिएजेंट का यहाँ पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे ये चीज़ लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। और हाइड्रोजन का बात रहा तो इसमें देखेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम, कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और बेसिकली कहाँ पे देखना है, इस चीज़ को भी तो ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड के जगह पे देखना है, यहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी CH3 ज़्यादा तो वहाँ पर लगा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका NCERT बुक में आप देखिएगा तो इसको उल्टा करके दे दिया गया, मतलब CH3 इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ रहे ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। हमेशा जो है डबल बॉन्ड पे यहाँ पे लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम लोग जो है लगा दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है, H प्लस है, तो नेगेटिव पार्ट हमारा कहाँ जाएगा, इस CH पे जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट इस CH2 पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 2-क्लोरोप्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन उसके जगह क्लोरीन लगा देना है और यहाँ पे H लगा देना है, बस इसको आप लोग थोड़ा यहाँ याद रख लीजिए। ठीक है, जो लोग वीडियो देखिएगा वही PDF में वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो ही जाता है। तो यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि इथाइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा। तो सीधा सीधी बात है, अल्काइल हैलाइड को जब अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे अल्कीन बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये रिएक्शन आपका 12th में भी आएगा, इसको आप लोग याद रखिए अभी से ही। ठीक है, किसी भैया दीदी से आप लोग पूछिएगा कि ये रिएक्शन आपका जो है 12th में भी पूछा जाता है। तो इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किए तो यहाँ पे हमारा इथिन बन गया। ठीक है, बहुत ही ईजी था। ये सारा जो है आपको यहाँ पे जितना भी दिया गया है रिएक्शन NCERT से ही है। तो NCERT बुक आप लोग पढ़ते होंगे तो आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, NCERT बुक आप लोग पढ़ा कीजिए। NCERT बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग लास्ट था यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड, उसको H2O के साथ रिएक्ट किया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और C2H3 बनाएगा। C2H2 हमारा बेसिकली क्या है, अल्काइन है, बेसिकली इथाइन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमने अच्छे तरीके से जो है सारा रिएक्शन कर लिया और ये आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो भाई ये रिएक्शन तो आप लोग करके ही रखना, प्रैक्टिस कर लो, जितना बार प्रैक्टिस करना है कर लो, एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है,
अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा टॉपिक वाला है, इसमें थोड़ा बहुत समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो है बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कार्य लगता है, मतलब नहीं ही करना चाहते हैं कि इतना मतलब लेंदी है। लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आसानी से, अगर बेसिक मीडियम का यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, तो बेसिक मीडियम का हम यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आसानी से जो अगर कभी भी बेसिक मीडियम का आपको जो है इस तरीके का यहाँ पे आयन्स वाला दे दिया जाए, उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर बैलेंस करने बोला ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अगर सीख गए तो अब आगे का कोई भी क्वेश्चन जो अगर दे दिया जाए तो आप आसानी से कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। मैंने स्टेप को यहाँ पे बस आप समझ गए तो ये रिएक्शन आप आसानी से जो है कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टेप को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा दिया है कि MnO4 माइनस एक्वस में है, I माइनस एक्वस में है, MnO2 हमारा यहाँ पे सॉलिड में है, I2 यहाँ पे सॉलिड में है। बेसिकली I2 हमारा ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मोबाइल से आपका जो है हुआ है, तो मोबाइल में आप लोग समझते होंगे कि एडिटिंग करना कितना ज़्यादा मतलब हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो बहुत ही जल्द यहाँ पे और भी तरह के हम लोग जो है स्टडी मटेरियल्स को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब लेक्चर्स को। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और भी यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे हम लोग वीडियो की क्वालिटी को। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए तो होगा, वो सारा काम होगा। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी जो क्वेश्चन दिए गए उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ हमारा दे दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने जो है हाफ रिएक्शन जो भी लिख लिया है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया है। बेसिकली हाफ रिएक्शन लिखने का क्या मतलब है, यहाँ जो हो रहा है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो इसका यहाँ पे जो मिल रहा है उसको आपको देखना है, वही आपका हाफ रिएक्शन है। जैसे कि MnO4 का किससे मिल रहा है, मैग्नीशियम, और कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपका हाफ रिएक्शन में कहा आएगा। तो सबसे पहले वही स्टेप करना है, हाफ रिएक्शन को लिखना है और उसमें देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान से दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बेसिकली उसको बोले तो हाफ रिएक्शन आपको लिखना है। हाफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसी का मिलता जुलता अगर प्रोडक्ट में आपको जहाँ पे मिले तो उसको आपको सीधा सीधे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे MnO4 माइनस एक्वस था और यहाँ पे MnO2 था, तो हमने MnO4 इधर लिख लिया, MnO2 इधर लिख लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीज का यहाँ पे जो है +7 ऑक्सीड, यहाँ पर भी बात आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैग्नीज का +7 है, +7 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे +7 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको, अगर आपको PDF प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो है यहाँ पे चेंज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन, मतलब ये चीज़ यहाँ पे एक्सचेंज कर देना, इसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ये चीज़ यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, पहला काम आपको यही चीज़ कर लेना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको जो है इसको बैलेंस कर लेना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का देख सकते हो वहाँ पे एडिशन करेंगे या फिर जो भी रिमूवल हुआ उससे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आई जो है बेसिकली I माइनस से I2 जा रहा है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को भी ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको देखिए, I इधर से है और इधर से हमारा I2 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I है, इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली I नहीं था, I माइनस था, तो 2I माइनस हो गया, और यहाँ पे I2 था, तो I2 में जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तभी तो ये कंडीशन बना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है चैप्टर, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। कुछ इस तरीके से हमारा बैलेंस भी हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे सारा बराबर हम लोग कर लिए। इसी तरीके से अब दूसरा जो इसके लिए था, तो इसके लिए यहाँ पे MnO4 माइनस, यहाँ पे MnO2, यहाँ पे बेसिकली जो है MnO4 माइनस कुछ इस तरीके से बना है, MnO2 गया है। तो यहाँ पे इससे भी हम लोग देखें तो मैग्नीज का यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +7 से +4 में जा रहा है। अगर चेंज इसमें देखें तो -3 का यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि MnO4 माइनस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करके कुछ इस तरीके से MnO2 बना देगा। तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर अब ध्यान देना है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने देख लिया और वहाँ पे जो है हाफ रिएक्शन भी हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे बैलेंस कर लिए, जो भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन था, जो भी रिमूवल था, उसको भी हमने देख लिया।
अब यहाँ पे अगला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब क्या बात ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो इधर घट रहा है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इसमें नहीं करना है ऐड। यही चीज़ यहाँ पे सबसे जो है अच्छा चीज़ यहाँ पे इस रिएक्शन, मतलब जो ये जो रिएक्शंस होते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें यही चीज़ खासियत यहाँ पे है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक मीडियम में है, तो OH माइनस यहाँ पे जब भी होगा ऐड होगा। एसिडिक रहता तो H प्लस का वहाँ पे बात होता है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरफ O2 हमारा जो है 2 है, एक तरफ यहाँ पे 4 था, तो इधर हमको जो है यहाँ पे बेसिकली इधर हमको जो है 2 और चाहिए, तभी तो यहाँ पे 4 है, इधर 4 होगा। तो उसके लिए आपको जो है ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, उसके लिए आपको OH माइनस ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक मीडियम में है। तो इधर हमारा MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आगे सेम, MnO2 यहाँ पे हमारा आ गया, और इसमें क्या करना है OH माइनस ऐड करना है। तो OH माइनस ऐड करेंगे तो एक ही ऑक्सीजन आएगा, तो उसके लिए हमको 2 OH माइनस ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 OH माइनस ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे अगर देखिएगा अब क्या सिनेरियो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 2 बढ़ गया है। हमने तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अब हाइड्रोजन का भी यहाँ पे संख्या बढ़ गया है। इसी के लिए इधर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड अगर घट रहा है उधर हम लोग H2O ऐड करेंगे। तो हमारा घट किधर रहा है, इधर तो हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसके लिए इधर 2H2O ऐड किए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, एक स्टेप और बढ़ाना था लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 3 चल रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टेप 3 में हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस करेंगे, तो इधर हमारा जो है हाइड्रोजन 2 और बढ़ गया था, तो जिसके कारण 2H2O इधर लगा दिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 2H2O लगाए हैं, वैसे ही हमारा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिल गया। और यहाँ पे जो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा कितना आ गया, ऑक्सीजन हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होने के कारण ऑक्सीजन तो 2 हो गया, चलो बैलेंस है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 हो जा रहा है ना, तो जिसके कारण इस साइड जो है हम लोग क्या करेंगे, एक और 2 और OH माइनस जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या चीज़ हो रहा है, बेसिक मीडियम चल रहा है, तो बेसिक मीडियम में इधर हम लोग OH माइनस और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जिसके कारण अब आपका जो है इस चीज़ को आप लोग देखिएगा तो बैलेंस है। अभी बैलेंस रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, अभी हम लोग जो है O माइनस मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो चेंज हो रहा था वो चीज़ अब बैलेंस है। जैसे आपको दिखा दें, मैग्नीज एक है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, और कितना है 4 2 6 है, इधर आप लोग देखिए तो 2 यहाँ पे 2 4 2 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिक मीडियम में यहाँ पे चल रहा है, इसलिए हम लोग इधर OH माइनस जो है ऐड कर दिए। तो ये हमारा बैलेंस्ड यहाँ पे जो सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे बेसिकली जो है हम लोग देखें तो स्टेप 4 में यहाँ पे जो है स्टेप 4 अब आपका लास्ट स्टेप बचता है, जिसमें आपको, और ये चीज़ आपका जो आया वो आपका हाफ रिएक्शन यहाँ पे जो सेकेंड वाला है उसको हम लोगों ने बैलेंस करके यहाँ सारा चीज़ कर लिया। क्योंकि देखिए एक हाफ रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस यहीं पे कर लिया था, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोई लोचा नहीं था, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 यहीं पे मान लिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे हम लोग उस चीज़ को बैलेंस किया, ठीक है। तो जिसके कारण ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हमारा हाफ रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। अब जो है स्टेप 4 में हमको क्या करना है, 2 हाफ रिएक्शन जो होता है उसको इक्वेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब सीधा सी जो आपका इक्वेशन 1 में था इसको हमने यहाँ पे उतार दिया है, 2I माइनस था, I2 था, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने उतार दिया। यहाँ पे जो इक्वेशन 2 था इसको भी हमने उतार दिया, इसमें क्या है MnO4, यहाँ पे बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन, यही चीज़ सारा हमने उतार दिया, 2H2O, MnO2, 2OH माइनस और 2OH माइनस यहाँ भी 2 था, इसको 4 OH माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपको जो है बराबर करना होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रॉन कटेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को हमेशा आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग किधर जो है कितना करेंगे, किधर से कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम बराबर हो जाए। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। तो जब आप इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, बेसिकली 6 आता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 6 आने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 हो गया। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 इधर हो गया। तो इसको हमने क्या किया, साथ ही साथ यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है ओवरऑल जितना भी है आपको उसको ऐड कर देना है और यही आपका जो है ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो 2I माइनस है, MnO4 है, तो इसको सर थोड़ा सीक्वेंस से लिख दिए, ठीक है। तो 2 MnO4 यहाँ पे 2 से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 2 MnO4 हो गया,
6i कैसे आ गया, बोलेंगे यहाँ पे 2i माइनस से, लेकिन 6 कैसे आया, तो इससे इसका जो है मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो यहाँ पे 6i हो गया। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं इधर 2 हाइड्रोजन, इस 2 H2O कुछ इस तरीके से था, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 H2O हो गया। और यहाँ पे इसको जो है इससे मल्टीप्लाई किया तो 2MnO2 हो गया। इसको इससे बेसिकली डायरेक्टली करें तो 8OH माइनस हो गया। और यहाँ पे हमने जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3i2 यहाँ पे हो गया। देखिए हर जगह 312 इसको नहीं समझ लेना, ठीक है, 3i2 इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप याद रखिएगा, बस 4 स्टेप यहाँ पे है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। बस एक चीज़ याद रखना है कि बेसिक मीडियम है, इसलिए हमको यहाँ पे OH माइनस ऐड करना है, और जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर आपको H2O ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है करना है। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें बोला है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बोला है इन द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे कुछ स्पीसीज दिया गया है, उसमें से आपको जो है सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट है BF3, सेकंड है PCl5, फिर यहाँ पे SF6, फिर SO42 माइनस, फिर NH4 प्लस। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले BF3 का कैलकुलेट करें, उससे भी पहले हम लोग देखें कि सेंट्रल एटम का जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है एस्टेरिक नंबर से इसको जो है करते हैं। तो एस्टेरिक नंबर इसका जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में आपका होता है V प्लस M माइनस C प्लस A, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। इसको आपको जो है याद रखना है, इसको इसी से आपका जो है कैलकुलेट होगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे BH3, और एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट का केस यहाँ पे ये चीज़ होता है कि यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम हम लोग किसको देखेंगे, तो सेंट्रल एटम हमेशा जो होगा ना उसको एक पॉइंट से हम बना देते तो हमेशा सेंट्रल एटम जो होगा कम मात्रा में होगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। और यहाँ पे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। साइड एटम जो हमेशा होगा, साइड एटम वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम ये चीज़ हमारा बेसिकली कहलाएगा, जो कम होगा उसको सेंट्रल एटम हम लोग बोलेंगे। बड़ा साइज में होगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसमें जो सबसे बड़ा आपको दिखे समझ लीजिए वही आपका सेंट्रल एटम है। और जो यहाँ पे साइड एटम है वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा होगा तो साइड एटम। जैसे यहाँ पे यहाँ पे आपका जो है BF3 होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे BH3 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ F और H का अंतर है। तो यहाँ पे BF3 आपका हो जाएगा, जिसमें से कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बोरॉन कुछ इस तरीके से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली यहाँ पे वैलेंस यहाँ पे इसका जो होगा 3 हो जाएगा, और मोनोवैलेंट बेसिकली यहाँ पे इसका 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 3 6, कुछ इस तरीके से आपको 1/2 इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 यहाँ पे 3, मतलब sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखें तो PCl5 है, तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस आ जा रहा है। तो फॉस्फोरस हमारा किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस्टेरिक नंबर 1/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे फॉस्फोरस का वैलेंस सेल में आपका कितना हो गया, 5 आ गया। क्लोरीन यहाँ पे जो मोनोवैलेंट है कितना है, 5% है, तो 5 + 5 यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 आ गया। ओवरऑल इसका हमारा sp3d आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बस सब में आपको जो है देखना है कितना वहाँ पे वैलेंस सेल जो सेंट्रल एटम का उस चीज़ को देखना है, उसमें किसमें कितना जो है मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। तो इसमें एस्टेरिक नंबर, तो सल्फर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेंट्रल एटम, सल्फर का 16 होता है, तो 6 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे टोटल हमारा 12 है। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो 6 आया, इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा। वहीं पे अगर डी नंबर देखें तो इसमें भी सल्फर हमारा आएगा, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे 4, यहाँ पे मोनोवैलेंट, तो 4 हो जाएगा। और कैटायन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे एनायन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने 2 एनायन को यहाँ पे लिख दिया। तो एनायन के लिए प्लस में आएगा, तो +2 यहाँ पे लिख दिया। ओवरऑल हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो 12 आया, और यहाँ पे 6 इसका ओवरऑल आ गया। और कुछ इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया। देखिए यहाँ पे मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो सेंट्रल एटम पर जो देखना है, जो बड़ा वाला रहेगा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो ज़्यादा होगा, उसको हमको क्या करना है, आपको जो है मोनोवैलेंट एटम कैलकुलेट कर मतलब उसको लिख देना है। और इस फॉर्मूला में यहाँ पे बताना है भी हमारा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m हो गया मोनोवैलेंट एटम जितना प्रेजेंट हो रहा है, c हमारा कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला अगर कोई चार्ज है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उसको भी कर दें, बस इसमें पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा sp3d2 आ गया।
अब लास्ट यहाँ पे NH4+ है, तो इसमें जो है हमारा नाइट्रोजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया है 1/2, बैलेंस में हमारा 7 आ जाएगा, मोनोवैलेंट 4 प्रेजेंट है, और एनायन यहाँ पे -1 सॉरी कैटायन यहाँ पे हो जाएगा, बेसिकली -1 हमने कर दिया कैटायन में, तो 5 आ जाएगा। तो इसके लिए इसको अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। बस ये फॉर्मूला आप लोग 1 स्टेरिक नंबर आपको कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। देखिए स्टेरिक नंबर 2 के लिए अगर हमारा आता है तो यहाँ पे हमारा sp होता है, 3 आता है तो हमारा sp2 होता है, बेसिकली 4 आता है तो sp3 होता है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, आप आसानी से खुद से भी कैलकुलेट कर लोगे। 5 आता है तो हमारा क्या आ जाएगा, sp3d आता है। 6 देखिए 6-7 से ज़्यादा तो आपको पूछेगा नहीं, sp3d2 हो जाएगा। 7 रहा तो sp3d3, बस इतना आप लोग कर ले, इससे बाहर आपका तो नहीं देगा इससे ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऊपर भी सारा हम लोग जो है 5 मार्क्स का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH, यही चीज़ होता है। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO गैस है, CO2 गैस, N2O गैस एंड N2O4 का दिया गया है। CO का है -110, CO2 का है -393, N2O का है 81 और यहाँ पे N2O4 का है 9.7 किलोजूल पर मोल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH, जो रिएक्शन यहाँ पे जो है, ठीक है, वो चीज़ इसके लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन भी आपको दे दिया, नहीं भी देता तो आप इस चीज़ को बना सकते थे, लेकिन हर क्वेश्चन में आपका जो है दिया रहेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेना है कुछ इस तरीके से। एक तरफ हमारा रिएक्टेंट साइड ये हो गया, इधर हमारा ये चीज़ है, तो ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा RH का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो चलिए दोनों यहाँ पे बैलेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बैलेंस है और ये भी हमारा बैलेंस, चलिए ठीक है बैलेंस है। तो यहाँ पे डेल्टा RH का फॉर्मूला अगर देखें तो डेल्टा FH यहाँ पे होता है हीट जो पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका आता है रिएक्टेंट के लिए, और माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है आपका प्रोडक्ट की इसमें हो जाता है। तो ये जो रिएक्टेंट है इसका यहाँ पे डेल्टा FH बेसिकली डेल्टा RH बराबर होता है इसका जो रिएक्टेंट के साथ डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट के लिए, माइनस इसमें हो जाता है डेल्टा मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट के लिए। तो H यहाँ पे कर देते हैं बेसिकली, सॉरी प्रोडक्ट के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड हमारा ये चीज़ प्रेजेंट है, तो हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट के साइड ये चीज़ प्रेजेंट है और सभी का वैल्यू हमको दिया है, N2 का दिया है, CO2 का दिया है, N2O4 का दिया है, CO का दिया है, सभी का हमने जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया इस पर कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल आपका जो है -777 आपका 0.7 आपका किलोजूल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे था। ठीक है, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, उसके बाद ये हमारा मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोगों को मॉडल सेट 3 भी मिलेगा और इसका जो है PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको जो है इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लास्ट हमारा उसको हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन से है। तो इससे भी आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2018 में आपका जो है पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज जो है चेंज था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो 11th क्लास में ये 2018 में पूछा गया है, मतलब ये चीज़ नहीं पूछा गया, थोड़ा वैल्यू वहाँ पे चेंज था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। मतलब 500 केल्विन पे यहाँ पे जो कुछ कंसंट्रेशन दिया गया, जब NH3 N2 H2 जब रिएक्ट करता है तो NH3 फॉर्मेशन होता है, तब का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन, जिसमें N2 का कंसंट्रेशन दिया गया 1.5 × 10⁻² मोलर, H2 का दिया गया 3.0 × 10⁻² मोलर, NH3 का भी दिया गया 1.2 × 10⁻² मोलर। कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे है, प्रेशर के लिए रहता तो Kp देखते हैं, है ना। तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। N2H2 जब मिलता है तो NH3 मिलता है,
रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो N2 + 3H2 2NH3 यहाँ पे मिल जाएगा। किसी के लिए हमारा क्या होता है, एक तरफ हमारा प्रोडक्ट का यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और नीचे यहाँ पे जो रिएक्टेंट के साइड होगा और जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा उसको पावर में हम लोग लिख देंगे। और इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट कर लिया है। NH3 के लिए था 1.2 × 10⁻², इसका पावर 2 हो जाएगा। N2 के लिए हमारा था 1.5 × 10⁻², हमने एज इट इज रख दिया क्योंकि वहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो पावर में भी कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे H2 के लिए 3.0 × 10⁻² आ गया और इसका पावर यहाँ पे कोफिशिएंट के कारण यहाँ पे 3 आ जाता है। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो 1.44 × 10⁻⁴ आएगा। इसको ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो 40.5 × 10⁻8 आएगा। और जब ओवरऑल आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये जो है 3.56 × 10⁻² आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है मॉडल सेट 2 कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इतना साथ भी दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले जो मॉडल सेट आएगा बेल आइकन को प्रेस आप लोग जरूर कीजिएगा, तभी आपको जो नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और चलिए सेट 3 की भी हम लोग बात करते हैं। इसका आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेट 1 आपने नहीं देखा है तो सेट 1 यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए यहीं पे आप सभी का धन्यवाद।